नमस्कार दोस्तों, मैं कैलाश बिश्नोई। मेरे लर्निंग यूट्यूब चैनल द KVE टेक में आपका स्वागत है। सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और भविष्य में एजुकेशन से रिलेटेड अन्य वीडियो को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। आज हम बात करेंगे लॉकडाउन के पश्चात विद्यालय के न खुलने व खुलने के बारे में। तो दोस्तों, अभी भारत सरकार ने सभी राज्यों के ऊपर छोड़ दिया है कि वे राज्य अपने स्तर पर विद्यालय खोल सकते हैं, कॉलेज खोल सकते हैं। लेकिन राजस्थान सरकार ने कोरोना को देखते हुए यह निर्णय लिया है कि 31 दिसंबर तक ऑनलाइन एजुकेशन से ही विद्यार्थियों को पढ़ाया जाएगा, यानी विद्यालय नहीं खोले जाएंगे। तो मैंने मेरे चैनल के माध्यम से एक पहल शुरू की है, जिसके माध्यम से मैं कक्षा 9 व 10 के सामाजिक विज्ञान के कुछ चैप्टर जो इस संशोधित सिलेबस में है उनका अध्ययन कराऊंगा, उनकी क्लास का लेसन बनाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि सिलेबस के अंदर क्या है। तो ये इन सिलेबस, अब 10वीं क्लास के सामाजिक का जो अध्याय पहला है उसके बारे में बात करते हैं। पहले अध्याय में, जिसका नाम है स्वर्णिम भारत प्रारंभ से 1206 ईस्वी तक। तो स्वर्णिम भारत प्रारंभ से 1206 ईस्वी तक, इसके अंदर काफ़ी बड़ा संशोधन किया गया है। पहले तो ये बता दें आपको कि जो आपका बोर्ड का पेपर होगा उसमें यह 5 नंबर का होगा अध्याय, यानी 5 नंबर के क्वेश्चन इसमें से पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं इस अध्याय में क्या क्या रखा गया है और क्या क्या हटाया गया है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसके अंदर मौर्य वंश, उसका पतन, मौर्य वंश का प्रशासन, सैन्य व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, यानी टोटली मौर्य वंश को शामिल किया गया है। उसके पश्चात गुप्त साम्राज्य, जिसमें गुप्त वंश की सांस्कृतिक उपलब्धियां एवं गुप्तकालीन समाज, उसको भी शामिल किया गया है। उसके पश्चात वर्धन वंश को शामिल किया गया है। अब कोरोना के चलते विद्यालय समय पर नहीं खुल पाए तथा काफ़ी विद्यार्थियों की जो पढ़ाई है वो बाधित हुई थी। इसकी वजह से कुछ जो इसमें टॉपिक हैं वो डिलीट किए गए हैं। वो डिलीट किए हुए टॉपिक है जिनमें से महाजनपद काल, राजस्थान के प्रमुख जनपद, शुंग वंश, सातवाहन वंश, पाल वंश, राष्ट्रकूट वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश, चोल वंश, पल्लव वंश, चालुक्य वंश। उसके पश्चात बाह्य आक्रमण एवं आत्मसातीकरण, शक, हूण एवं कुवाण वंश, इन सब को डिलीट कर दिया। यानी इनको इस बार जो एग्ज़ाम के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कम समय में आप इतना सारा पढ़ोगे तो अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे। इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि जो 3 टॉपिक हैं, मौर्य वंश, गुप्त वंश और वर्धन वंश, इन तीनों को पढ़ना है। इन तीनों ही टॉपिक में से आपके अध्याय 1 में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं संशोधित पाठ्यक्रम के अंदर जो पाठ्यक्रम के अनुसार पेपर है वो कैसा रहेगा। तो पेपर में कोई भी प्रकार का फेरबदल नहीं होगा। 3.25 घंटे का पेपर होगा, जिसमें 80 नंबर का जो आपका रिटर्न है, जो लिखित प्रश्न पत्र है वो होगा, और उसके पश्चात आपका 20 नंबर का सत्रांक जो आपके विद्यालय की ओर से भेजा जाएगा, और टोटली 100 नंबर का आपके पेपर होगा। चलिए शुरू करते हैं अध्याय 1, जिसमें सबसे पहले है मौर्य वंश। उसके पश्चात हम पढ़ेंगे गुप्त वंश के बारे में, तत्पश्चात हम वर्धन वंश के बारे में पढ़ेंगे। मौर्य वंश 16 महाजनपदों में से एक मगध का एक साम्राज्य के रूप में आविर्भाव हरेक वंश के समय हुआ, और कालांतर में मगध ने प्राय समस्त उत्तर भारत का
अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। अब बात करते हैं मौर्य वंश की। तो सबसे पहले इसमें एक शब्द आया हुआ है कि 16 महाजनपद। तो जिस समय मौर्य वंश भारत में था उस समय भारत में जनपद कालीन या महाजनपद काल चल रहा था, जिस समय 16 जनपद अवस्थित थे। अब वो 16 जनपद कौन कौन से थे उसके बारे में पहले देख लेते हैं। तो बात कर रहे हैं जनपद के बारे में। तो यहाँ पर ये जो है 16 जनपद, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं और उन 16 जनपदों की राजधानी के बारे में भी बताया गया है। तो सबसे पहले आप ऊपर देख रहे हैं कंबोज। कंबोज एक जनपद था जो वर्तमान में पाकिस्तान के अंदर है, जिसमें कंबोज की राजधानी थी द्वारिका अथवा राजौरी। उसके पश्चात आप उससे नीचे चले जाओ उत्तरी भारत से सीधा शुरू करते हुए गंधार। तो गंधार भी एक जनपद था, उसकी राजधानी है तक्षशिला जो भी अभी पाकिस्तान में अवस्थित है। उसके पश्चात था पांचाल जो उत्तर भारत में था, जो चीन और तिब्बत से सीमा बनाता था। उसकी राजधानी थी पांचाल। पांचाल जनपद था और राजधानी अहिच्छत्र और कापिल्य थी। उसके पश्चात अंग जनपद था जिसकी राजधानी थी चंपा। मलन की राजधानी कुशीनगर, वजी की राजधानी वैशाली, मगध की राजधानी राजगृह, काशी की राजधानी वाराणसी, कौशाम्बी की राजधानी कौशल की राजधानी श्रावस्ती, वत्स की राजधानी कौशाम्बी, चेदी की राजधानी सुक्तिमती, कुरु जो दिल्ली के आसपास का क्षेत्र है उसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ, मत्स्य इसका विशेष ध्यान रखना है। ये अपना राजस्थान का जो मत्स्य संघ बना था राजस्थान के एकीकरण के पहले चरण में, उसकी राजधानी विराटनगर, जिसको पहले विराटनगर के नाम से जाना जाता था लेकिन अब इसका नाम बैराट है। यहाँ पर अशोककालीन, मौर्यकालीन सिक्के मिले हैं बैराट की सभ्यता से। उसके पश्चात आगे बढ़ते हैं मथुरा जनपद की राजधानी थी सूरसेन, अवंती जनपद की राजधानी थी उज्जैन और अस्मक जनपद की राजधानी थी प्रतिष्ठान। तो इस तरह से कुल 16 महाजनपद उस समय भारत के अंदर अवस्थित थे। अब वापस चलते हैं। तो इन 16 जनपदों में से एक जनपद था मगध, और उस मगध जनपद का उस समय साम्राज्य काफ़ी बढ़ रहा था, आधिपत्य काफ़ी विस्तृत क्षेत्र में बढ़ रहा था। अब उसमें मौर्य वंश का बहुत बड़ा योगदान था। मौर्य वंश की स्थापना के बारे में पढ़ते हैं। ईसा पूर्व 326 ईस्वी। तो यह बहुत इम्पोर्टेंट जो डेट है उसको आपको याद रखना है। 326 ईसा पूर्व। उस समय भारत में सिकंदर ने आक्रमण किया था भारत के उत्तरी भाग पर। और सिकंदर कौन था? तो वह यूनान का एक शासक था और जिसको सिकंदर महान द ग्रेट अलेक्जेंडर के नाम से जाना जाता है। सिकंदर अरस्तु का शिष्य था और अरस्तु एक प्रसिद्ध दार्शनिक था। अरस्तु एक प्रसिद्ध दार्शनिक ही नहीं, वह एक मतलब जीव विज्ञान, समाजशास्त्र और इसके अलावा एस्ट्रोनॉमी यानी खगोल शास्त्र, उन सब का बहुत बड़ा विद्वान था। लगभग 326 ईसा पूर्व मगध के राज सिंहासन पर नंद वंश का एक विलासी राजा खननंद सिंहासनारूढ़ था। यानी मौर्य वंश से पूर्व जो नंद वंश था उसका एक शासक था खननंद, जो बहुत विलासी था। वह उस समय मौर्य वंश जो मगध था उसकी राजगद्दी पर सिंहासनारूढ़ था। इस समय पश्चिमोत्तर भारत सिकंदर से आक्रांत था। जो भारत का पश्चिमी हिस्सा था उस पर सिकंदर का अधिकार था। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत के उत्तरी भाग
पश्चिमी उत्तर पश्चिम पर आक्रमण किया था। प्रजा अपने राजा के अत्याचारों से भी पीड़ित थी। जो वहाँ की प्रजा थी वह वहाँ के स्थानीय राजाओं के अत्याचारों से पीड़ित थी। असहाय, कर भार, वहाँ से ज़्यादा कर वसूला जाता था के कारण राज्य के लोग उनसे असंतुष्ट थे। इस परिस्थिति में मगध को एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता थी जो विदेशी आक्रमण से उत्पन्न संकट को दूर करे और उसे एक सूत्र में बांधकर चक्रवर्ती सम्राट के आदर्श को चरितार्थ करे। अब उस समय जो मगध की जो जनता थी, मगध साम्राज्य के अंतर्गत आने वाले जो लोग थे, उनको एक ऐसे व्यक्ति, एक ऐसे राजा, एक ऐसे पराक्रमी शासक की आवश्यकता थी जो विदेशी आक्रमण यानी सिकंदर जैसे आक्रमणकारियों से उत्पन्न संकट को दूर कर सके और उसे एक सूत्र में बांधकर चक्रवर्ती सम्राट के आदर्श को चरितार्थ कर सके। शीघ्र ही भारत के राजनीतिक नभमंडल पर कौटिल्य का शिष्य चंद्रगुप्त प्रकट हुआ तथा एक नवीन राजवंश मौर्य वंश की स्थापना हुई। तो सबसे पहले मौर्य वंश का जो शासक था, प्रथम शासक था, वह था चंद्रगुप्त मौर्य, जिसका हम कई टेलीविज़न धारावाहिक के अंदर देखते हैं। इसके अलावा कई स्थानों पर चंद्रगुप्त मौर्य की जो कहानियां वो अपन को सुनने को मिलती हैं। अब बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य की। तो चंद्रगुप्त मौर्य किसका शिष्य था? कौटिल्य का। और इस कौटिल्य का ही दूसरा नाम था चाणक्य। यानी आपको इसमें किसी भी प्रकार का असमंजस की स्थिति आने की आवश्यकता नहीं है। जब कौटिल्य नाम का जिक्र हो तो आप उसका दूसरा नाम चाणक्य ही समझना। यानी चाणक्य और कौटिल्य एक ही व्यक्ति के नाम थे, जो बहुत बड़ा कूटनीतिज्ञ और शिक्षा शास्त्री था। अब बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य की। तो चंद्रगुप्त मौर्य 322 से 298 ईसा पूर्व लगभग जो मगध का क्षेत्र है वहाँ पर शासन किया। अपने गुरु चाणक्य की सहायता से अंतिम नंद शासक घन नंद को पराजित कर 25 वर्ष की आयु में चंद्रगुप्त मौर्य मगध के सिंहासन पर आरूढ़ हुआ। जो इससे पहले घन नंद साम्राज्य का जो शासक था, विलासी शासक था, उस घन नंद को पराजित किया और 25 वर्ष की आयु में चंद्रगुप्त मौर्य मगध का शासक बन गया। यानी मगध के शासक बनने में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए सबसे बड़ा रोल था चाणक्य, जिसका दूसरा नाम कौटिल्य, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है। तो कौटिल्य और जो चाणक्य है उसका सबसे बड़ा रोल था चंद्रगुप्त मौर्य को एक पराक्रमी शासक बनाने में। चंद्रगुप्त मौर्य ने व्यापक विजय अभियान करके प्रथम अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना की। बहुत बड़ा विजय अभियान, बहुत बड़ा महत्वाकांक्षी शासक था, जिसके पास में चाणक्य जैसे एक कूटनीतिज्ञ राजनीतिक गुरु थे। उनकी शिष्यत्व में रहते हुए उन्होंने बहुत बड़े अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना की। 305 ईसा पूर्व में उसने तत्कालीन यूनानी शासक सिल्यूकस निकेटर को पराजित किया। जो यूनानी शासक था सिल्यूकस, उसको 305 ईसा पूर्व में पराजित किया। संधि हो जाने के बाद सिल्यूकस ने चंद्रगुप्त से 500 हाथी लेकर पूर्वी अफगानिस्तान, बलूचिस्तान और सिंधु नदी के पश्चिम का क्षेत्र उसे दे दिया। जब निकेटर पराजित हुआ तब सिल्यूकस निकेटर ने संधि की और उस संधि के अंदर चंद्रगुप्त और सेल्यूकस के बीच में जो करार हुआ, जिसमें चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी दिए और उसके बदले में पूर्वी अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, सिंधु नदी के पश्चिम का क्षेत्र ले लिया। सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह भी चंद्रगुप्त से कर दिया, क्योंकि जो चंद्रगुप्त की पराक्रम शक्ति थी उसको देखकर सेल्यूकस बहुत प्रभावित था और उसने अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त से किया। मैग्सनीज को अपने राजदूत के रूप में उसने दरबार में भेजा। अब सेल्यूकस ने
युद्ध हारने के पश्चात 500 हाथी लेकर अफगानिस्तान, बलूचिस्तान और सिंध नदी के पश्चिमी क्षेत्र को देने के साथ चंद्रगुप्त के साथ एक रक्त संबंध यानी रिश्ते भी बनाए, जिसमें अपनी पुत्री का विवाह करवाया। और उसके पश्चात उसने मैग्स्थनीज नाम के एक अपने राजदूत को चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा। चंद्रगुप्त के विशाल साम्राज्य में काबुल, बलूचिस्तान, पंजाब, गंगा यमुना का मैदान, बिहार, बंगाल, गुजरात, विंध्य, कश्मीर के भूभाग सम्मिलित थे। अब बात करते हैं काबुल, हेरात, कंधार की। तो ये अफगानिस्तान में है। बलूचिस्तान जो एक पाकिस्तान का प्रांत है, पंजाब भारत और पाकिस्तान में विस्तृत, गंगा यमुना का मैदान जो मध्यवर्ती उत्तरी भारत है, और बिहार, बंगाल, गुजरात ये भारत के हिस्से, और विंध्य जो विंध्याचल पर्वतमाला का क्षेत्र है, झारखंड से अपने मध्य प्रदेश के बीच का, कश्मीर, और इन पूरे भूभाग में मगध साम्राज्य का शासन था। और वो पूरा साम्राज्य मगध साम्राज्य के नवीन ऊर्जावान शासक चंद्रगुप्त मौर्य, जो मौर्य वंश के शासक थे, उनके अंतर्गत आता था। उनके शासनकाल जो था वो 322 से 298 ईसा पूर्व रहा था। तमिल ग्रंथ अहनानुरु और मुर्नानुरु से विदित होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत पर भी आक्रमण किया था। अब ये तो पहले जो हमने बात की थी यहाँ से, ये तो उनका था उत्तरी भारत का जो क्षेत्र था उसके बारे में बात की गई थी। लेकिन दो तमिल जो ग्रंथ है, जिसमें पहला नाम है अहनानुरु और दूसरा नाम है मुर्नानुरु, उन दोनों के अनुसार यह विदित होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत पर भी आक्रमण किया था। वृद्धावस्था में उसने भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ले ली। अब वृद्धावस्था जब चंद्रगुप्त बूढ़ा हो गए, उस समय उन्होंने भद्रबाहु नाम के एक जैन भिक्षु से जैन धर्म की दीक्षा ली। और उसके पश्चात 298 ईसा पूर्व में स्वर्ण बेलगोला, मैसूर जो कर्नाटक में है, वहाँ पर उपवास करके अपना शरीर त्याग दिया। यानी उपवास, अन्न त्याग करते हुए अपने शरीर को त्याग दिया। ये थे एक पराक्रमी शासक चंद्रगुप्त। अब आपको ध्यान रखना है कि चंद्रगुप्त की क्या क्या विशेष उपलब्धियां थी, जिसमें यही बताया गया है कि चंद्रगुप्त का जो शासनकाल है वो 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व के मध्य था। चंद्रगुप्त के गुरु का नाम चाणक्य था और चाणक्य का दूसरा नाम कौटिल्य था। चंद्रगुप्त जो शासक बने वो नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को पराजित करके 25 वर्ष की आयु में मौर्य जो साम्राज्य था, जो मौर्य वंश था, उसके पहले शासक जो मगध साम्राज्य के राज सिंहासन पर आरूढ़ हुए। और उन्होंने अपनी महत्वाकांक्षी जो सोच है उससे अपने क्षेत्र का काफ़ी विस्तार किया। आगे है चंद्रगुप्त मौर्य का जो विजय अभियान था वो बहुत व्यापक था, बहुत बड़ा था। उसने प्रथम अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना की। उसने 305 ईसा पूर्व में यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया। अब उसके पश्चात सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त के मध्य संधि हुई, जिसमें सेल्यूकस निकेटर ने 500 हाथी के बदले चंद्रगुप्त को पूर्वी अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, सिंधु नदी के पश्चिमी क्षेत्र को लौटा दिया। उसके पश्चात सेल्यूकस जो चंद्रगुप्त की पराक्रम शक्ति थी उससे बहुत प्रभावित हुआ और उसने अपनी पुत्री का विवाह भी चंद्रगुप्त से करवाया। उसके पश्चात मैग्स्थनीज नाम के एक अपने राजदूत को चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा। उसके पश्चात ये पूछा जाता है कि चंद्रगुप्त के विशाल साम्राज्य में कौन कौन से क्षेत्र शामिल थे। अब ये बात है कि अपना इसमें 5 नंबर का ही कंटेंट है, तो 5 नंबर का ही आएगा क्वेश्चन, तो उसमें छोटे प्रश्न बनने की संभावना ज़्यादा है। तो उसमें काबुल, हेरात, कंधार, बलूचिस्तान, पंजाब, गंगा यमुना का मैदान, बिहार, बंगाल, गुजरात, विंध्य और कश्मीर के भूभाग सम्मिलित थे।
उसके पश्चात तमिलनाडु जो तमिली भाषा में लिखे गए 2 ग्रंथ हैं, अहनानुरु और मुर्नानुरु, जिसमें भी ये उल्लेख किया गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिणी भारत पर भी आक्रमण किया था। वृद्धावस्था में उसने भद्रबाहु जो जैन भिक्षु था उससे जैन की दीक्षा ली और 298 में श्रवण बेलगोला एक स्थान है मैसूर में, वहाँ पर उपवास के दौरान अपना शरीर त्याग दिया। तो ये था चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। अब अगला कल पढ़ेंगे अपन बिंदुसार जो 298 ईसा पूर्व से 272 ईसा पूर्व था उसके बारे में।